नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ना तो चुनाव देखकर चलती है और ना नंबर गेम की मोहताज है। उन्होंने देश के लिए कुछ लक्ष्य तय कर रखे हैं और उन्हें उनके काम पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। देश में फिर बार बार होने वाले चुनाव बंद हो जाएंगे और 1 या 2 फेज में ही चुनाव निपट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है और मोदी सिर्फ भारत में इसको लेकर आ रहे हैं। भाई इंडोनेशिया बड़ा देश है, वहां 2019 से सारे चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसी साल फरवरी में इंडोनेशिया में सारे चुनाव एक साथ हुए। 20 करोड़ लोगों ने एक दिन में वोट डाला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, पार्षद सब एक साथ चुन दिया। भाई स्वीडन में भी ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है कि वहां पार्लियामेंट से लेकर नगर पालिका तक सारे चुनाव एक समय पर एक साथ होते हैं। हर 4 साल में सितंबर के सेकंड संडे को वोटिंग होती है, जिसमें पूरा देश एक साथ वोट डालता है। काम खत्म। साउथ अफ्रीका में संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। फिलीपींस में 1995 से संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, कई देश हैं भाई जहां एक साथ चुनाव होते हैं। और भारत इतना आधुनिक होता जा रहा है, दुनिया में भारत का यूपीआई चलने लग गया बहुत, और ये कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। यही इन लोगों की सोच की प्रॉब्लम है कि हो नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी की सोच है कि ये कैसे नहीं होगा। देश में एक साथ सारे चुनाव कराने का मुद्दा कोई आज का है भी नहीं। इसकी कोशिश इंदिरा गांधी के जमाने में 1983 से चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने तब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1999 में इस मुद्दे पर लॉ कमीशन ने तब सिफारिश की जब अटल जी की सरकार थी। अब जाकर इतने सालों में नरेंद्र मोदी ने इस पर कदम बढ़ाया। पीएम मोदी वर्शिप एक्ट पर भी बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में बने वर्शिप एक्ट का काफी विरोध होता है। इसे हिंदू समाज अपने खिलाफ अन्याय बताते हैं। वर्शिप एक्ट का विरोध इसलिए भी होता रहा है क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता दे देता है। जबकि देश में ऐसे सैकड़ों धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि मध्यकाल में अन्य धर्म के लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती। भाई एक देश पाकिस्तान बना, इस्लामिक लाइंस पर बना, वहां आप धर्म के हिसाब से चले गए, आप रह रहे। लेकिन जो भारत आजाद हुआ उसमें वो धार्मिक स्थल जो आक्रांताओं ने आकर गुलाम बनाए, उन्हें तोड़ा, वो धार्मिक स्थल आजाद नहीं होने चाहिए। ये कौन सी आजादी है बॉस? आप सोचिए कि 80% से ज्यादा हिंदुओं वाले देश में हिंदुओं के पास यह अधिकार नहीं है कि वो अपने धार्मिक स्थलों को फिर से हासिल कर सके। कह रहे हैं कि तुम कोर्ट भी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? 1991 में कांग्रेस की सरकार वर्शिप एक्ट लेकर आई थी कि नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। हिंदू कह देगा कि ये है वो है, ऐसे कैसे चलेगा? जो जैसा था 47 में वैसा रहेगा। और यही कांग्रेस 1995 में वक्फ एक्ट लेकर आ गई कि भाई वक्फ बोर्ड जहां कह देगा वो उसका हिसाब देखना पड़ेगा। अरे ये दोनों ही एक्ट कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के प्राइम एग्जाम्पल है। वर्शिप एक्ट से हिंदुओं के हाथ बांध दिए गए। 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसमें बदलाव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वक्फ एक्ट से मुसलमानों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो जिस प्रॉपर्टी को चाहे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। वर्शिप एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद के खिलाफ हिंदू कोर्ट तक नहीं जा सकते। वक्फ एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा कर दे उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब गजब का सेक्युलरिज्म चल रहा है बॉस। हिंदू कुछ नहीं कर सकता, मुसलमान इस देश में रह रहा है तो भाई वो सब कर सकता है। ये कौन सा तराजू बराबर है भाई सेक्युलरिज्म का? ये दोनों को बराबर पावर दी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद क्या हो सकता है अब आपको यह भी बताता हूं। अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ जाती है और इसे गैर संवैधानिक बताती है तो केंद्र सरकार पर वर्शिप एक्ट को संसद के जरिए खत्म करने का दबाव बढ़ेगा। और अगर केंद्र सरकार न्यूट्रल रहती है या एक्ट का साथ देती है तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। कोर्ट में वर्शिप एक्ट की लीगैलिटी पर बहस होगी, जिसके बाद वर्शिप एक्ट का क्या होगा इस पर फैसला आएगा। लेकिन 4 हफ्ते में तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस देश के संवैधानिक इतिहास पर जो कई लोगों को लगता है काला काला दाग है वर्शिप एक्ट, वो रहेगा या जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार क्या कोर्ट में जवाब देगी, अब इस पर सबकी नजर है।
सरकार के मोर्चे पर तो पीएम मोदी को साल भर बड़े बड़े फैसले करने ही हैं। राजनीति के मोर्चे पर भी साल की शुरुआत में ही उन्हें बड़ा फैसला करना है। जैसे साल की शुरुआत में ही बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके अलावा साल 2025 में पीएम मोदी को दिल्ली और बिहार चुनाव भी संभालना है। दोनों राज्यों में कैसे जीत मिलेगी, इसकी रणनीति बनानी है। इसके अलावा फरवरी में बजट भी आने वाला है। बजट पर सबकी नजरें हैं। बजट में टैक्स को लेकर काफी बातें हो रही हैं और यह कहा जा रहा है कि टैक्स में पीएम मोदी बड़ी राहत दे सकते हैं। दिक्कत सिर्फ इस बात की नहीं है कि हर कदम पर टैक्स है, दिक्कत इस बात की भी नहीं है कि टैक्स भरा जा रहा है। मिडिल क्लास भर रहा है भाई, उसको देश के विकास में चीजें लग रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन टैक्स के बदले में जब कोई सुविधा वो नहीं ले रहा, सोशल सिक्योरिटी मिली, चाहे एजुकेशन में मिले, हेल्थ में, या फिर किसी मुसीबत में किसी की नौकरी चली जाए तो उसे मदद मिले ना भाई, कुछ और सुविधा ही दे दीजिए। अगर ये सब हो तो फिर टैक्स इतना किसी को नहीं चुभेगा। लेकिन ऐसा कुछ मिडिल क्लास के पास है ही नहीं। उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं रहा, सरकारी अस्पताल में वो जाता नहीं इलाज के लिए, नौकरी आज की डेट में चली जाए तो घर चलाने वाला कोई नहीं है, और अलग अलग लेवल पर मल्टीपल टैक्स हैं। तो इसीलिए मिडिल क्लास परेशान होता जा रहा है कि बॉस क्या ही करे। मिडिल क्लास की हालत खराब है टैक्स भर भर कर। इंडिविजुअल से होने वाला टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन दो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बचे हुए हैं। 140 करोड़ के देश में 10 करोड़ के करीब लोग ही इनकम टैक्स क्यों फाइल कर रहे हैं? इसमें भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। देश में कृषि से होने वाली आय पर कोई टैक्स क्यों नहीं लगता? दूसरा सवाल सुनते ही पहला रिएक्शन यही होगा, बॉस ये कैसी बात कर रहे हैं, देश का किसान टैक्स भरेगा? बिल्कुल नहीं भरना चाहिए किसान को टैक्स, लेकिन उन किसानों को नहीं भरना चाहिए जिनकी आय कम है। कृषि से होने वाली आय की कोई सीमा ही तय नहीं है जिस पर टैक्स की छूट है। ये क्यों भाई? कितने ही किसान तो ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास से ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। पर यह तो सिर्फ समस्या का छोटा हिस्सा है। बड़ी समस्या तो इस बात की है कि कृषि से आय के नाम पर टैक्स से छूट ले कौन रहा है और क्या इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है? क्योंकि साल 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी कह चुकी है कि बिना किसी जांच के कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स में छूट सिस्टम में ब्लैक मनी को कृषि से आय बताकर लाने का रास्ता है। इतना ही नहीं, 2014 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन की एक रिपोर्ट ने कहा था कि बिना वेरीफाई किए कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स छूट देने से वित्तीय सिस्टम में बड़ी अनियमितता बनती है, जिसका उदाहरण है बड़ी बड़ी कंपनियों का कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स में छूट ले लेना। यानी कृषि से जुड़ी आय के नाम पर किसानों से ज्यादा फायदा क्या दूसरे लोग उठा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल और पुख्ता होता है 2019 की सीएजी की एक रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि इनकम टैक्स ने 22,195 केस की जांच की। सीएजी ने इनमें से 6,778 केस की स्टडी की। इन केसेस में 3,656 करोड़ रुपए की टैक्स छूट क्लेम की गई थी कृषि से जुड़ी आय बताकर। इनमें से 57% क्लेम कंपनियों के थे बॉस, और 37% व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के। 22.5% केस में बिना दस्तावेज जांचे ही टैक्स में छूट दे दी गई थी। करीब 10.5% केस में जमीन के दस्तावेज तक नहीं थे विभाग के पास। 19% केस तो ऐसे थे जहां कृषि से जुड़ी आय के सबूत ही नहीं थे, और 11% केस में डेटा एंट्री की गड़बड़ियां थी, और भी कई दूसरी कमियां मिली। सवाल यह है कि क्या कृषि से जुड़ी आय पर टैक्स छूट का फायदा जरूरतमंद किसानों को मिल भी रहा है? कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के लिए तो सिर्फ तारीख बदलने वाली है। उनका काम करने का अंदाज, देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेने का सिलसिला ना पहले रुका था, ना इस साल रुकने वाला है। नरेंद्र मोदी तो बड़े फैसले करने के लिए जाने जाते हैं, तो 2025 में कुछ बदल जाएगा ऐसा लगता नहीं। लेकिन इंडी गठबंधन क्या करने वाला है? क्योंकि इंडी गठबंधन का 2024 तो आपस में लड़ते भिड़ते ही खत्म हो गया। 2024 इन्होंने शुरू किया था मोदी को खत्म कर देंगे इसे, और 2024 खत्म होते होते इंडी गठबंधन खुद ही खत्म होने की कगार पर आ गया। इंडी गठबंधन के लिए यह साल कैसा रहने वाला है, अब जरा इसके बारे में एक रिपोर्ट देखिए। जब इंडिया अलायंस बना था तभी नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि मोदी को हटाने के लिए बना ये इंडिया अलायंस कुछ ही दिनों में ऐसा टूटेगा कि ना इंडी रहेगा ना अलायंस। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए।
कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। लोकसभा के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र जीतकर मोदी ने ऐसा धमाका किया कि इंडिया अलायंस की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई। पहले ममता अखिलेश मिलकर राहुल गांधी और कांग्रेस को उधेड़ रहे थे, फिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को छील दिया है। कांग्रेस ने केजरीवाल से बैठे बिठाए पंगा ले लिया है, उन्हें देशद्रोही कह दिया तो केजरीवाल भी बमक गए और फिर आज जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि कांग्रेस तो बीजेपी से हाथ मिला चुकी है। उधर कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकालो, ये रहने लायक नहीं, हमारे साथ इस तरह की बात करते हैं। मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं इंडिया अलायंस में। कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा। और अब तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कि ये कैसे साथी है बॉस, बताओ ना, ऐसी बात कर रहे हैं मेरे लिए, इनको हटा बाहर निकालना चाहिए इनको। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि एनडी वाले एक दूसरे को कहेंगे कि इसे अलायंस से उठाकर बाहर फेंको, लेकिन ऐसी नौबत भी आ गई। ये अलायंस टिकेगा भी कैसे जब ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते। वो तो मोदी को हराने के लिए ये मजबूरी में एक हो गए थे, लेकिन अब मोदी तो हारने वाले नहीं, इसलिए सब असली रंग में आ गए हैं। आप ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, इंडी गठबंधन के सारे दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए। जो दल जिस राज्य में खुद को मजबूत मानता है वहां अकेले लड़ता है, और यही हाल दिल्ली में भी है। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया है, जहां केजरीवाल को हराना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी दिल्ली में अकेले लड़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार दिल्ली में वो कुछ कमाल कर सकती है। हालांकि ऐसी बातें कांग्रेस नेता हरियाणा के लिए भी कर रहे थे, लेकिन वहां बुरी तरह कांग्रेस हारी। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तक नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भाव तक नहीं दिया। और यही कांग्रेस पे आरोप लगता है कि ये हमारे कंधे पे चढ़ के तो लोकसभा की सीट जीत गए, 99 पे पहुंच गए, राहुल गांधी को हीरो बताने लगा इकोसिस्टम। लेकिन जब इनको राज्य में सीट देने की बारी आती है कि सपा को दे दें या आम आदमी पार्टी को दे दें, तो ये कोहनी मार देते कि है हटो, यहां कहां है। तो सब बमक गए कि अरे बॉस ये क्या चल रहा है। तो पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ आ गए, लालू यादव ने कह दिया कि ममता बनर्जी ठीक है। इंडी में जो झगड़ा हो रहा है उसका दिलचस्प पहलू यह है कि आम आदमी पार्टी खुद इंडी गठबंधन से अलग नहीं हो रही, बल्कि ये कह रही है कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करो। आमतौर पर तो ऐसा होता है कि गठबंधन में जो पार्टी नाराज होती है वो गठबंधन तोड़कर उससे अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब चल रहा है। यहाँ सीटों के हिसाब से जो छोटी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए कह रही है कि कांग्रेस को बाहर कर दो। अब आम आदमी पार्टी ऐसी बात तभी करेगी जब उसे ये भरोसा हो कि गठबंधन की बाकी पार्टियां भी ऐसा ही चाहती हैं। और हो सकता है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के बीच पहले ही कोई खिचड़ी पक रही हो और सही मौके का इंतजार हो कि कैसे कांग्रेस को गठबंधन से ही बाहर कर दिया जाए। क्योंकि यह बात तो सबको पता है कि इंडी गठबंधन में ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस को कोस ही रही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल हर तरफ उठ रहा है। शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो पहले ही इस बात के संकेत दे चुकी है कि राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को गठबंधन का फेस होना चाहिए। लालू जी भी कह चुके हैं। ज्यादातर पार्टियां राहुल गांधी की परफॉर्मेंस, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके मुद्दों से सहमत नहीं है।
इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि इंडी गठबंधन की पार्टियां अपने ग्रुप से कांग्रेस को ही बाहर कर दें। ऐसा होगा तो इंडी गठबंधन गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दलों का तीसरा मोर्चा बन जाएगा, जिसमें ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा होगा। वैसे भी जब इंडी गठबंधन नहीं बना था तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सारे नेता अपना अलग ग्रुप बनाने की तैयारी ही कर रहे थे। ये सब नेता कांग्रेस को अपने साथ लाने के पक्ष में थे भी नहीं। फिर शरद पवार और नीतीश कुमार ने सभी दलों को जोड़ा और उसमें कांग्रेस और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल सब एक मंच पर आए। अब हो सकता है कि फिर से वही स्थिति बन जाए, यानी इंडी गठबंधन का अंत हो जाए और क्षेत्रीय दल अपना अलग गठबंधन बना ले। आप ये भी देखिए कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस कैसे अलग थलग पड़ी हुई है। इसका सबूत तो तभी सामने आ गया था जब नवंबर में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के नेता जुटे थे। इंडी गठबंधन के नेता आखिरी बार इसी मंच पर एक साथ आए थे। शपथ ग्रहण समारोह में साफ दिख रहा था कि बाकी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे। आप तस्वीर देखिए, मंच पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। वहां पर ममता बनर्जी भी थी, लेकिन ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो कैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इग्नोर कर रही हैं। शपथ ग्रहण के दौरान इंडी गठबंधन के अंदर की गुटबाजी भी साफ दिखी थी। मंच पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक दूसरे से बातचीत करते नजर आ रहे थे, जैसे अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, मंच पर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक साथ बातचीत करते नजर आए और मंच की दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अलग खड़े दिख रहे हैं। इस समारोह में इंडी गठबंधन ने हाथ पकड़कर कोई ग्रुप फोटो भी नहीं खिंचवाई, जैसा वो अक्सर करते हैं। अब यहाँ सवाल ये भी है कि इंडी गठबंधन में तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अगर वो इंडी गठबंधन से निकल जाएगी तो क्या गठबंधन कमजोर नहीं पड़ जाएगा? दरअसल इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां यही मान रही हैं कि कांग्रेस गठबंधन में रहे या न रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाती। कांग्रेस के बारे में इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों की धारणा गलत भी नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। हरियाणा में सीधी लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाई। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का साथ लेकर भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस 102 सीट पर लड़ी, 16 जीत पाई। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ी, लेकिन अपना काम नहीं कर पाई। जम्मू में बीजेपी को रोकना था, कांग्रेस इसमें भी फेल हो गई। कुल 38 सीट पर लड़ी, 6 जीत पाई। तो इकोसिस्टम राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करने से नहीं ना होगा बॉस। इलेक्शन में राहुल गांधी कुछ करिए नहीं पा रहे हैं, तो सबको दिख रहा है ये आदमी और इनकी पार्टी बोझ हो गए। आप ये भी देखिए कि इंडी गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने दम पर ही बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं और कांग्रेस का होना ना होना उनके लिए ना के बराबर है। आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए। साल 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में लड़े। सपा ने 47 सीट जीती, कांग्रेस 7। साल 2022 में कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़े तो सपा 100 के पार पहुंच गई, 111 सीट मिली, कांग्रेस 7 से 2 पर आ गई। तो कांग्रेस आपके कंधे पे चढ़ के फल लूट सकती है, आपको अपने कंधे पे बैठा के कुछ कमाल नहीं कर सकती। ये लोगों को समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर अब इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। सब अपनी ढपली, अपना राग वाला हिसाब किताब चला रहे हैं। ऐसे कितने दिन तक कोई किसी को बर्दाश्त करेगा, ये कहना मुश्किल है। 2025 इलेक्शन के लिहाज से भी बहुत अहम है। वैसे तो इस साल ज्यादा चुनाव है नहीं, लेकिन जो भी चुनाव है वो महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसे दिल्ली का चुनाव अभी कुछ हफ्ते में अनाउंस हो जाएगा। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और केजरीवाल दोनों का टेस्ट है और जिस तरह की लड़ाई अभी चल रही है उससे लग रहा है कि नए साल में दिल्ली में क्या नया बवाल हो जाएगा। इसके बाद साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। 2025 की चुनावी राजनीति कैसे होने वाली है और ये दोनों चुनाव देश की राजनीति को कैसे बदल देंगे, जरा इसके बारे में चैप्टर देखिए। दो 2025 का चुनावी धमाका दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी की जबरदस्त लड़ाई चल रही है।
केजरीवाल ने महिला सम्मान और पुजारियों को हर महीने पैसे देने के चुनावी वादे से नया माहौल बना दिया है। इसी पर बीजेपी केजरीवाल से भिड़ गई है। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। और आज जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो आज इनको पुजारी भी अच्छे लगने लगे। और ये दिल्ली की जनता पुजारी हो या दूसरे धर्म के ग्रंथी हो या जो भी व्यक्ति हो, दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, धोखा, लूट। ये विषय कल भी आया था, आज फिर कह रहा हूं। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के धोखे में नहीं आने वाली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की लड़ाई को चुनावी वादों पर ले आए। पूरी लड़ाई अब उनके 2100 रुपए वाले चुनावी वादे के इर्द गिर्द घूम रही है। दिल्ली चुनाव का बड़ा मुद्दा यही बन गया है कि क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के वादे पर भरोसा करती है या नहीं। और ऐसे में फायदा केजरीवाल का ही है, क्योंकि अब ये चुनाव उनकी बनाई पिच पर लड़े जाने की तरफ बढ़ रहा है। अब दिल्ली का चुनाव इस बात से तय होगा कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी जनता को ज्यादा फायदा देने वाली स्कीम लाएगी, कौन सी पार्टी जनता को चुनाव में डायरेक्ट बेनिफिट देगी और जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो शीश महल का मुद्दा था, जो शराब घोटाले का मुद्दा था, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो मुद्दा बैक सीट पर चला जाएगा। और सारी बात यह होगी कि क्या केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पब्लिक किस पे भरोसा करती है। कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई आज की डेट में जिस मोड़ पर है, उस मोड़ पर रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए ही आसान दिखता है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का पूरा फोकस इस बात पर हो गया है कि केजरीवाल 2100 रुपए महीने में देंगे या नहीं। इसमें केजरीवाल को दिल्ली की जनता को यह यकीन दिलाना है कि वो जो वादा पूरा कर रहे हैं उसे पूरा कर देंगे। कह रहे हैं तो कर देंगे। भाई केजरीवाल ये कहेंगे जाके कि भाई मैंने तुमको पानी फ्री दिया कि नहीं, बिजली फ्री दिया कि नहीं, तो भाई 2100 रुपए भी दे दूंगा, क्योंकि वो सत्ता में है ना, उनके पास कुछ कहने और दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी को अब यह यकीन दिलाना है कि केजरीवाल इस स्कीम के नाम पर धोखा कर रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है उसमें असली लड़ाई इसी बात की है। महिला सम्मान योजना को लेकर इतनी हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस चुनावी दांव से बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। यह कैसे हो रहा है आपको वो भी समझाता हूं। आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि महिला सम्मान योजना के तहत 20 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी। अब अगर 2020 के चुनाव में केजरीवाल को मिले कुल वोट देखें तो यह 20 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुल 49,74,592 वोट मिले थे। इस हिसाब से अगर यह माने कि महिला सम्मान योजना के लिए जितनी भी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर वो सब अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगी और साथ में इन महिलाओं के परिवार में जो अन्य लोग हैं वो भी केजरीवाल को ही वोट देंगे, तो इस तरह देखें तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव शुरू होने से पहले ही 40-50% वोट तो अपने ऑलरेडी पक्के कर लिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो माहौल सेट करने में लगे हैं, हर दिन नए नए चुनावी वादों का बम फोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी पुख्ता तैयारी कर रही है। बीजेपी दिल्ली में बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन ना तो कोई सीएम का चेहरा अभी तक दिया है। आपने सुना कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने कौन चेहरा है? हर बार बीजेपी से यही पूछा जाता है। इस बार भी बीजेपी का कौन सीएम का चेहरा है किसी को नहीं पता। ना कोई कैंडिडेट अनाउंस हुआ है बीजेपी का, ना ही कोई बड़ा नेता ग्राउंड पर दिख रहा है, और ना ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल की तरह कोई बड़े ऐलान अब तक कर रही है जिससे बीजेपी का माहौल सेट हो सके।
लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से नहीं जीता जाता, सिर्फ पैसे बांटने के चुनावी ऐलान से नहीं जीता जाता। चुनाव में जनता मुद्दे के अलावा चेहरा देखकर भी वोट करती है। भले ही दिल्ली बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा ना हो, लेकिन केंद्र में उनके पास देश का सबसे बड़ा चेहरा है और वो है नरेंद्र मोदी। ऐसी खबरें हैं कि पीएम मोदी जल्द ही दिल्ली के चुनाव में उतरने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के आते ही दिल्ली का चुनाव पलट जाएगा, क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव को अपनी पिच पर ले आएंगे। दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के पास संघ के रूप में एक एक्स फैक्टर भी है। संघ के साथ से ही बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी बाजी पलट दी थी। दिल्ली में भी संघ के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली में आरएसएस फुल एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पूरे देश के संघ कार्यकर्ता दिल्ली में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। संघ के 132 प्रचारक, 152 विस्तारकों को दी गई जिम्मेदारी। दिल्ली के सभी 13,033 बूथ पर मतदाताओं से ये मिलेंगे और दिल्ली में संघ करीब 1.5 लाख सेमिनार का आयोजन करेगी। छोटी छोटी सभाओं के जरिए जनता से बात की जाएगी। अब सबको पता है कि संघ ने जब हरियाणा में और महाराष्ट्र में मोर्चा संभाला था तो क्या हुआ। अब दिल्ली में संघ कूद रहा है, क्या होगा सोचिए। कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई में केजरीवाल और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। लेकिन एक सवाल तो कांग्रेस को लेकर भी है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी कुछ एक्टिव तो दिखे, लेकिन बाद में सेंट्रल पॉलिटिक्स में बिजी हो गए। फिर खबर आई कि वो विदेश चले गए। यानी दिल्ली में कांग्रेस की तैयारी भगवान भरोसे दिख रही है। हालांकि अपनी तैयारी को आगे दिखाने के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिए हैं। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन्होंने केजरीवाल की टेंशन बढ़ाई हुई है। इनमें 2 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा आम आदमी पार्टी भी कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 2 नेताओं के नाम लिए, एक संदीप दीक्षित, दूसरा फरहाद सूरी। आम आदमी पार्टी ने यही दोनों नाम क्यों लिए? भाई, संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं और मौजूदा विधायक भी। फरहाद सूरी जंगपुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जंगपुरा से इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है। नई दिल्ली और जंगपुरा की सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का मजबूती से लड़ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। खुद कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस सीटें खींचेगी तो आम आदमी पार्टी से खींचेगी, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का ही वोट शेयर है जो आम आदमी पार्टी में पूरा उठ के चला गया। अगर आपको मैं दिल्ली चुनाव के नतीजे दिखाऊं, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है या कांग्रेस को क्यों लगता है कि केजरीवाल को ही बड़ा नुकसान होगा। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली, यहां स्थिति क्या रही, आप देखिए वोट शेयर और सीट देखिए। जैसे अगर आप 2015 में देखेंगे, 2013 में पहले देखिए। 2013 में क्या हुआ भाई? बीजेपी को आई 33% वोट शेयर था और उसकी सीट थी 32। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, उसका वोट शेयर था 29.5% और उसकी सीटें कितनी थी भाई? उसकी सीट थी 28। और कांग्रेस पार्टी जो है उसकी तब वोट प्रतिशत उसका हुआ करता था करीब 24.5% के आसपास और उसकी सीटें होती थी कांग्रेस पार्टी की 8। यह दिल्ली का हिसाब किताब था। लेकिन जब 2015 का चुनाव आया, 2015 का अगर आप देखेंगे तो 2015 में बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट वही रहा। बीजेपी 32.3% पे रही और उसकी सीटें कितनी हो गई भाई? उसकी सीट घट के हो गई 3। वोट शेयर ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, सीट घट के 3 हो गई 32 से। क्यों हुआ यह कि आम आदमी पार्टी जो है उसका वोट शेयर 29.5% से बढ़कर 54.3% हो गया और उसकी सीटें बढ़कर चली गई सीधा 67। 70 सीटों वाली विधानसभा है दिल्ली की, वहां 67 सीट आ गई आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 9.7% पर आ गया, गिर के 24.5% से, और उसकी सीट कितनी हो गई? 0। अब ये आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर कांग्रेस उठ गई तो नुकसान सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। इन्हीं आंकड़ों के दम पर कांग्रेस को यह लग रहा है कि उसके जो वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं उसे वो वापस ले आए तो केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा।
लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसे कांग्रेस से कोई खतरा नहीं, ना ही उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए। दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी किस्मत आजमा रहे हैं। ओवैसी ने दिल्ली में एंट्री करते ही जो कार्ड चला है, उसने दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव को नया ट्विस्ट दे दिया है, क्योंकि ओवैसी के आने से अब दिल्ली में होगी मुस्लिम वोटों के लिए भयंकर लड़ाई, जिसमें केजरीवाल भी होंगे, कांग्रेस भी होगी और ओवैसी भी होंगे। दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। टिकट भी उस जगह से दिया जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। मुस्तफाबाद की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने आदिल अहमद खान को कैंडिडेट बनाया। मुस्तफाबाद सीट पर करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां से कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती रही है। पिछली बार कांग्रेस से अली मेहंदी चुनाव लड़े थे। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। ऐसे में मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी तीनों के मुस्लिम कैंडिडेट हो। लेकिन इससे फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि 2015 में जब बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उनमें एक सीट मुस्तफाबाद की सीट थी। हालांकि जितने सवाल ओवैसी से हैं उतने सवाल इस देश के मुसलमानों से भी। ओवैसी को क्यों लगता है कि वो एक दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को टिकट देंगे और उनको फिर भी मुस्लिम बहुल इलाके में वोट मिलेगा? इसका सवाल पूछा जाना चाहिए। यानी मुस्तफाबाद सीट का इतिहास कह रहा है कि ओवैसी ने सबसे ज्यादा मुश्किल केजरीवाल की बढ़ाई, क्योंकि माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार दिल्ली में 70 में से करीब 2 दर्जन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, जिनमें 6 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला, जहां औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने एआईएमआईएम के कैंडिडेट इम्तियाज जलील को हरा दिया। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर पिछले चुनावों का आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखिए दिल्ली में क्या हिसाब किताब रहा है मुस्लिम वोटों का। जरा आपको इसका हिसाब किताब बताता हूं, क्योंकि दिल्ली का अगर आप देखेंगे मुस्लिम वोट किसको कितना गया, अगर आप देखेंगे 2020 का चुनाव 2020, आम आदमी पार्टी को कितना मुस्लिम वोट मिला भाई? आम आदमी पार्टी को 83% बॉस 83% मुस्लिम वोट गया, कांग्रेस को मात्र 13% और बीजेपी को 3% वोट गया, 3%। इसी तरह से अगर आप पिछली बार का देखेंगे, उससे पहले 2015 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को 77% मुसलमानों का वोट मिला था, 77%। कांग्रेस को मिला था 20% और बीजेपी को मात्र 2% वोट मिला था। तो अगर आप देखेंगे 2015 से 2020 के बीच में आम आदमी पार्टी का मुस्लिम वोट 6% प्लस चला गया और कांग्रेस का जो है वो -7% हुआ है। यानी कांग्रेस का मुस्लिम वोट जो है वो छिटक के पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास गया। लेकिन हाल के जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए उसमें कुछ सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसका मतलब यह कहा जाने लगा था कि मुसलमान क्या कांग्रेस के पास लौट रहा है, क्या केजरीवाल को कांग्रेस दिक्कत देगी? लेकिन यहां तो ओवैसी भी कूद पड़े हैं, तो मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हो सकता है, जो केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी को तो वैसे ही मुस्लिम वोट नहीं मिलना है। अब यह भी समझ लीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब हो गए तो बीजेपी के लिए किस तरह दिल्ली में जीत के चांसेस बन सकते हैं। भाई 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिली थी, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% था, बीजेपी का 39% और कांग्रेस का 4%। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को 5% का अगर डेंट दे देते हैं और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के वोट में 5% की सेंधमारी कर लेती है, मान लीजिए, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई तो कुछ तो वोट छिटकेगा ही, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% से गिरकर 44% तक आ सकता है और बीजेपी का वोट शेयर 39 से बढ़कर 44% पहुंच जाएगा। पिछले चुनावी नतीजों के आधार पर हुए एक आंकलन के मुताबिक 44% वोट शेयर होने पर आम आदमी पार्टी की सीटें घटकर 31 तक आ सकती हैं, जबकि इसी वोट शेयर पर बीजेपी 39 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत तक हासिल कर सकती है दिल्ली में। लेकिन यह इफ एंड बट की बात है, होगा क्या ये अभी किसी को नहीं पता।
केजरीवाल से लड़ना हालांकि इतना आसान भी नहीं है बॉस। केजरीवाल के सामने अपनी चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन केजरीवाल राहुल गांधी की तरह हवाबाजी वाली पॉलिटिक्स में नहीं रहते। वो पूरा जोर लगा रहे हैं अभी से। कैंपेन के मामले में वो दूसरों से बहुत आगे दिख रहे हैं। आज दिल्ली में उनका सीएम फेस फिक्स है। उनके कैंडिडेट की लिस्ट पे लिस्ट आई जा रही है भाई। दिल्ली में गली गली में खुद केजरीवाल घूम रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली का चुनाव बहुत धुआंधार होने वाला है। चुनाव में आखिरी वक्त तक बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। ये चुनाव सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अरविंद केजरीवाल का भी भविष्य तय करने वाले हैं। 2025 में यूपी में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन वहां 2027 की फाइट के लिए अभी से माहौल बन चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। दोनों की राजनीति के लिए 2025 में क्या होने वाला है, यह देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि संभल हो या बुलडोजर या एनकाउंटर, हर मुद्दे पर सीएम योगी और अखिलेश की भिड़ंत लगातार हो रही है। ऐसे में अब 2025 में योगी वर्सेस अखिलेश में क्या होगा, इसका चैप्टर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने अपनी धाक जमा ली है। योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस फाइटर ब्रांड अंदाज में राजनीति करते हैं, उसका तोड़ अखिलेश के पास भी नहीं। अखिलेश यादव हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार अखिलेश का हमला बैकफायर कर जाता है। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव को हार मिली। संभल हिंसा में अखिलेश के सांसद पर एफआईआर हुई। अब अखिलेश यादव महाकुंभ पर राजनीति कर रहे हैं। योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई 2025 में भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 2025 का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसी के बहाने अखिलेश यादव लगातार यूपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव संभल में हो रहे सर्वे और खुदाई पर भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बोलते बोलते अखिलेश वो भी बोल जाते हैं जिससे उनकी बेबसी दिख जाती है। अखिलेश यादव ने अब कह दिया है कि मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है और वहां भी खुदाई होनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। संभल के मुद्दे पर यह पहला मौका नहीं जब अखिलेश यादव ने इस तरह की बयानबाजी की है। सीएम योगी पर हमला करने के लिए अखिलेश इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर फायर मोड में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव संभल में खुदाई को लेकर तंज कस रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दहाड़ते हुए ऐलान किया था कि संभल में जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। अखिलेश यादव ने जितना संभल का मुद्दा उठाया, सीएम योगी ने उतना ही अखिलेश को संभल में हिंदुओं की दुर्दशा की याद दिलाई
और आरोप लगाया कि अखिलेश की संवेदनाएं सिर्फ एक समुदाय के लिए हैं। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। अखिलेश यादव के लिए दिक्कत यह है कि संभल में हुई हिंसा में उनकी ही पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर हुई है। सपा सांसद इकबाल महमूद के बेटे पर भी एफआईआर हुई है। अखिलेश सोच रहे हैं कि संभल का मुद्दा उठाकर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर सनातन के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही पहले कभी हुआ हो जो विधानसभा में खड़े होकर सबके सामने जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारों पर अपनी बात रखता हो। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा था। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाहू अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। सीएम योगी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव एक कदम उठाते हैं तो फौरन 2 कदम पीछे भी उन्हें खींचना पड़ जाता है। आप संभल का ही मुद्दा ले लीजिए। अखिलेश यादव वो मुद्दे उठा रहे हैं जो उनकी राजनीति को सूट करता है, लेकिन इसमें अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि संभल जैसे मामलों में जो कहानी अखिलेश यादव सुना रहे हैं उसका सच कुछ और ही है। अखिलेश यादव बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हैं, संभल हिंसा को यूपी उपचुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन यह छुपा ले जाते हैं कि उनकी ही पार्टी के नेता पर भड़काने का आरोप लगा हुआ है। सपा सांसद और सपा विधायक के बेटे पर आरोप है। यह बात अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बताई? अखिलेश यादव संभल के डीएम और एसपी पर आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने अत्याचार किया, लेकिन यह छुपा जाते हैं कि सर्वे का नोटिस पहले से जारी हुआ था। यह नहीं बताते कि हिंसा में 29 पुलिस वाले भी घायल हुए। अखिलेश संभल पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाते हैं, पुलिस पर प्राइवेट हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पत्थरबाजी करने वालों पर चुप रहते हैं। अखिलेश ये नहीं बताते कि पत्थरबाजों के हाथ में भी हथियार थे। कुल मिलाकर संभल के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवरों से अखिलेश यादव को लाजवाब कर दिया है। संभल में खुदाई से मिल रहे सनातन के प्रमाण पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को अपवित्र किया, उनका तो खानदान तक खत्म हो गया। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। अखिलेश यादव जब संभल के मुद्दे पर मुंह की खा चुके तो उन्होंने महाकुंभ पर राजनीति शुरू कर दी। अखिलेश यादव का डेस्परेशन लेवल देखिए कि सनातन आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ पर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया
कि कुंभ की तैयारियां अधूरी हैं। एक तरह से अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि 2013 में जब उनकी सरकार थी तो किस तरह अधूरी तैयारियों के साथ कुंभ का आयोजन किया गया था। अखिलेश यादव को हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ में न सिर्फ सियासत नजर आ रही बल्कि अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं वो। लेकिन अखिलेश यादव वो दौर भूल गए जब उनके कार्यकाल में कुंभ हुआ था। 2013 में महाकुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आजम खान को सौंपी थी। उस समय आजम खान यूपी सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, लेकिन आजम खान ने किस तरह कुंभ की जिम्मेदारी संभाली आपको याद दिलाता हूं। 2013 के महाकुंभ को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए। उनके निर्माण में भारी कमियां थी। इसके अलावा कुंभ के निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां मौजूद थी, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया। उस दौरान कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% की कमी थी, यानी कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक कर्मचारी तक नहीं था बॉस। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% कमी थी। मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% की कमी थी। लेकिन अब अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बिजली के खंभों के आधे अधूरे वीडियो डालकर भ्रम फैला रहे। अपने राज्य में जो किया वो देख लीजिए। जबकि 2025 का महाकुंभ इतनी शानदार तैयारियों के साथ होने वाला है जिसकी कल्पना भी अखिलेश याद नहीं कर सकते। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे ऐसे काम महाकुंभ में हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग की शुरुआत लोकसभा चुनाव से हुई थी, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें कम हो गई थी। इसी के बाद से अखिलेश यादव हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हुए यूपी उपचुनाव में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को हवा से जमीन पर ला दिया। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 7 पर बीजेपी को जीत मिली। अखिलेश यादव 2 ही सीटें जीत पाए। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार मिली, बल्कि अखिलेश के लिए परेशानी यह थी कि उनका कोर मुस्लिम वोट उनके हाथ से निकल रहा है। यूपी की कुंदर की सीट मुस्लिम प्रभाव वाली सीट है, लेकिन यहां से उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। यूपी की कुंदर की सीट पर बीजेपी कैसे जीत गई, जहां 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कुंदर की सीट पर मुसलमानों का तगड़ा प्रभाव, करीब 65% मतदाता मुसलमान है। कुंदरकी में कुल 12 उम्मीदवार थे, जिसमें से 11 मुसलमान थे। जीता कौन? बीजेपी के रामवीर सिंह कुंदरकी में इकलौते हिंदू उम्मीदवार थे जो 1,70,371 वोट पाकर जीत गए। सपा के मोहम्मद रिजवान को 25,580 वोट मिले। बीजेपी के रामवीर सिंह ने 1,44,791 वोट से जीत हासिल की। इससे अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अखिलेश का पीडीए फार्मूला भी यहां नहीं चला, और इसकी बड़ी वजह थी सीएम योगी का एक नारा, बटोगे तो कटोगे। इस नारे से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव तो सेट ही किया, साथ ही इस नारे का असर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक दिखाई दिया। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव पूरी ताकत लगाकर भी सीएम योगी को रोक नहीं पा रहे हैं। ना तो संभल का मुद्दा काम आ रहा है, ना ही सीएम योगी का बुलडोजर रुक रहा है, ना ही महाकुंभ पर अखिलेश के हमले काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यूपी में वो योगी आदित्यनाथ को कमजोर कर सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो अलग ही जोन में चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव में जीत
हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी के कमाल और करिश्मे से सीएम योगी का कद बहुत बड़ा हो गया है। सीएम योगी के लिए 2025 इसलिए भी खास है क्योंकि 2025 का सबसे बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है और इसकी जबरदस्त तैयारियां सीएम योगी ने की। इस महाकुंभ के आयोजन से योगी पूरी दुनिया में सनातन की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। योगी की प्लानिंग यही है कि ऐसा महाकुंभ हो कि दुनिया देखती रह जाए और विरोधी जलते भुनते रहे। जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में सनातन का सबसे बड़ा आयोजन, 2025 की सबसे बड़ी सनातन जोड़ी जो महाकुंभ को भव्य बनाने वाली है। अध्यात्म, सनातन और संस्कृति का अद्भुत संगम। महाकुंभ को पूरी दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। ऐसा पहली बार है जब पीएम मोदी के राज में प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी महाकुंभ के यजमान भी बने हैं। यही वजह है कि इस बार महाकुंभ की तैयारियों को एक अलग लेवल पर लेकर जाया जा रहा है। इसमें सनातन से लेकर आध्यात्म तक और सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक हर लेवल की जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों तक चलेगा। इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। यही वजह है कि पिछली बार 2013 में हुए महाकुंभ से इस बार ये महाकुंभ 3 गुना विशाल होने वाला है। इस बार संगम नदी के किनारे 4000 हेक्टेयर जगह ली गई है, जिसमें सुविधा और सुरक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा कि जब गूगल मैप नेविगेशन के जरिए संगम किनारे बन रही टेंट सिटी और शिविरों की लोकेशन देखी जा सकती है। यानी कि सखाड़े या संत का टेंट कहाँ है, गूगल मैप पर देखा जा सकता है। इसके अलावा लोगों को ठहरने के लिए बनाए जा रहे टेंट सिटी की लोकेशन भी इस पर देखी जा सकती है। पीएम मोदी जब किसी आयोजन की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसकी तैयारी इतने ग्रैंड लेवल पर करते हैं कि पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ मुड़ ही जाती है। फिर चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो या G20 में भारत की मेजबानी करने का मौका हो, पीएम मोदी की ग्रैंड तैयारी देखकर पूरी दुनिया में भारत की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार महाकुंभ के लिए पीएम मोदी ने जो तैयारियां की हैं, उसकी चर्चा आने वाले कई सालों तक चलने वाली है। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है।
प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। हर सनातनी हिंदू की ये इच्छा होती है कि जीवन में एक बार महाकुंभ में स्नान का मौका मिल जाए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ और 4 धाम की यात्रा से जो फल मिलता है वही फल मात्र कुंभ स्नान से मिल जाता है। यही वजह है कि सनातन के इस महापर्व के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार प्रयागराज आकर महाकुंभ की तैयारियां देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह पीएम मोदी ने भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्रों का कायाकल्प करवाया है, उसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का भव्य आयोजन करने के लिए जुटे हुए हैं। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किस लेवल की तैयारियां चल रही है, उसकी एक झलक देखिए। कुंभ में आने वाले लोगों के लिए संगम घाट के आसपास एक लग्जरी डोम सिटी तैयार की जा रही है। इसमें जमीन से 20 फीट की ऊंचाई पर कार्बन शीट से लग्जरी डोम रूम तैयार किए जा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे आप दूर तक संगम नदी के आसपास का 360 डिग्री का नजारा देख सकते हैं। संगम नदी के किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना एक अलग अनुभव होता है। इस डोम से आप ये दोनों नजारे देख सकते हैं। एक और वीडियो देखिए। ये संगम नदी पर तैरता हुआ घाट तैयार किया जा रहा है ताकि भीड़ की किसी स्थिति में बड़े बुजुर्ग या विदेशी पर्यटकों को संगम नदी में ले जाकर उन्हें अलग से स्नान करवाया जा सके, ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो सके। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे नदी में कहीं भी ले जाया जा सकता है। स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए इस पर अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, ताकि ठंड के मौसम में स्नान के बाद आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके अलावा अगर स्नान के बाद आपका आराम करने का मन है तो इसके लिए शानदार कमरे भी तैयार किए गए हैं। इन कमरों में बेड, सोफा और कुर्सियों की व्यवस्था है। कुंभ में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने कम खर्चे वाले इस तरह के स्लीपिंग पॉड तैयार किए हैं। ये बड़े साइज के डिब्बे जैसे दिखने वाले स्लीपिंग पॉड जापान की तकनीक से तैयार किए गए हैं। ये कम बजट में आराम करने के लिए सबसे शानदार सुविधा है। इसमें आप घंटों के हिसाब से आराम कर सकते हैं। इन्हें प्रयागराज स्टेशन के नजदीक सिविल लाइन्स इलाके में तैयार किया गया है। इसका 1 घंटे का किराया सिंगल पॉड के लिए 150 रुपए और डबल पॉड के लिए 200 रुपए है। अगर आप 3 घंटे रुकना चाहते हैं तो 350 से 700 रुपए खर्च करने होंगे। 6 घंटे के लिए 500 से 700 रुपए और 24 घंटे के लिए 1450 से लेकर 2400 रुपए देने होंगे। महाकुंभ में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ टेक्नोलॉजी की शक्ति से भी परिचय करवाया है। 50 करोड़ लोगों की सुविधा को देखते हुए इस बार डिजिटल महाकुंभ के लिए AI बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस तकनीक से महाकुंभ में आने वाले लोगों को सारी जानकारी अपने मोबाइल पर ही मिल जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब अपनी जेब से मोबाइल निकालिए और AI चैटबॉट से कुंभ से जुड़ा कोई भी सवाल पूछिए, यह आपको सटीक जवाब देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा कि आपका मोबाइल कुंभ के बारे में सारी जानकारी बताएगा। दरअसल कुंभ के लिए पहली बार AI जनरेटिव चैट बॉट तैयार किया गया है। इसका नाम है कुंभ सहायक। ये एक डिजिटल ऐप है जिससे आप कुंभ के ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in इसे स्कैन कर सकते हैं। ये चैट बॉट लोगों के लिए एक गाइड के रूप में काम करेगा। इसमें अंग्रेजी, हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली और उर्दू जैसी 11 भाषा में जानकारी ले सकते हैं। इसमें गूगल नेविगेशन और इंटरेक्टिव बातचीत की सुविधा दी गई है, यानी अब टेक्स्ट और वॉइस कमांड यानी बोलकर दोनों तरह से जानकारी ले सकते हैं। इससे धार्मिक आयोजन के इतिहास के अलावा साधुओं और अखाड़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा स्नान के घाटों, तारीख, रूट, पार्किंग और ठहरने के ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं।
इस चैट बॉट से प्रयागराज में लोकप्रिय दर्शनीय स्थल, मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। पीएम मोदी की पहल से पहली बार कुंभ का डिजिटल अवतार देखने को मिलेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। इस पहल से युवाओं में कुंभ का आकर्षण बढ़ेगा। महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा के लिए आसमान में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी, लेकिन इस बार पानी के अंदर भी ड्रोन चलाया जाएगा। कुंभ में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अंडर वाटर सेफ्टी के लिए अंडर वाटर ड्रोन चलाया जाएगा। पानी के अंदर ये ड्रोन निगरानी के लिए लगाया गया ताकि किसी तरह के आतंकी हमले और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रख सकें। महाकुंभ में संगम में स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो, इसके लिए वाटर रोबोट की व्यवस्था की गई है। ये रोबोट कुछ ही सेकंड में पानी में डूबते व्यक्ति के पास पहुंच सकता है और उसे पानी में से खींचकर लाकर बचा सकता है। इस रोबोट को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, जिसे नदी के किनारे खड़ा एक ऑपरेटर ऑपरेट करता है। स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए संगम के किनारे वाटर रोबो यूनिट बनाई गई है। महाकुंभ में पीएम मोदी और सीएम योगी की इन भव्य तैयारियों को अब आप 13 जनवरी से प्रयागराज में जाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज के पौराणिक महत्व को दुनिया को दिखाने के लिए पीएम मोदी ने यहाँ 11 कॉरिडोर बनवाए हैं ताकि लोग महाकुंभ में स्नान के बाद इन्हें देख सकें और भारत की सनातन परंपरा को समझ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।